नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा दरोगा इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति का, लेकिन आप अचरज करेंगे इस बात को लेकर के ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं कि हमने तो नियुक्ति दे दी है, लेकिन इनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है। तो एक सबसे बड़ा झूठ तो ये सामने आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप साक्षात देख सकते हैं कि हमारे साथ सब इंस्पेक्टर जुड़े हुए हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिली है। कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे, उसका कोई असर नहीं हुआ सरकार के ऊपर। कोर्ट में केस चल रहा है, जो फैसला उसको सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन हाल ही में इन्होंने एक जो है लगभग 4000 से ऊपर पत्र जज साहब को लिखे एक न्यायालय में कि शायद उनकी बात पर सुनवाई हो जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ उत्तर प्रदेश से जो है सब इंस्पेक्टर जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ एक वकील साहब भी जुड़ रहे हैं जो इस मामले को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका सहयोग कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी नागरिकों से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर जगह शेयर कीजिएगा, जिससे ये मुद्दे आम नागरिकों के सामने आए। जो कि मीडिया, राष्ट्र मीडिया है, वो इन मुद्दों पर नजर नहीं डालती। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है। विवेक जी, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो दरोगा भर्ती का मामला है, जरा आप दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या है, और चूंकि आप एक वकील भी हैं तो उस दृष्टिकोण से बताएं कि कौन यहाँ पर झोल झाल कर रहा है। सरकार कर रही है, न्यायालय से कुछ हो रहा है, या दरोगा भर्ती वालों से कुछ खामी हो गई है? देखिए पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतने ज्वलंत विषय को उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएँ पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि एक मौजूदा सरकार, मौजूदा व्यवस्था के लिए जंगल राज्य और राम राज्य भरोसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल जब करती हैं, तो ये हमारे आप जैसे नागरिकों का भी, आम नागरिकों का भी दायित्व है कि अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन और कर्तव्य निर्वहन के दायित्वों की पूर्ति के साथ सरकार को जताने, सुझाने और जगाने का काम करें। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में ये, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये इस सरकार की पहली भर्ती प्रक्रिया थी, जो कि इस सरकार में आई। परीक्षाएँ हुई, परिणाम घोषित हुए, उसके बाद इनका प्रशिक्षण हुआ और उसके बाद सीएए, एनआरसी जैसी मतलब व्यवस्थाओं में ड्यूटी करने के बाद ये बच्चे आज अपने घर पे बैठे हैं। और सबसे पहले मैं दुखद संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा कि एक और आरक्षी जिसकी माताजी इस दुनिया को छोड़ गईं बिना उसको वर्दी में देखे, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो सितारे अपने बच्चे के कंधे पे देख पाती। और इसी क्रम में 2486 नहीं, एक और आरक्षी प्रशिक्षु दरोगा एक्सपायर हो चुका है जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं उसके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। देखिए, मुझे याद है कि जब पहली बार हमारी इस विषय पे चर्चा हुई थी तो 5 फरवरी को जजमेंट रिजर्व हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद तारीखें पड़ती रहीं, 2 हफ्ते करके वो 2 हफ्ते मुझे लगता है कि आज कई महीनों में बदल गए। मैंने अपने स्तर पे प्रयास किया था इस विषय को जानने के लिए गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से। उनका कहना है कि कहीं न कहीं इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई इश्यू फँसा हुआ है, जिसके कारण पॉसिबली ये हो सकता है कि जजमेंट लेट आ रहा हो। लेकिन इसी क्रम में थोड़ी जानकारी को जब मैंने और बढ़ाया तो पता चला 2011 दरोगा भर्ती में भी इसी तरीके से जजमेंट काफ़ी लेट आए थे और आज तक व्हाइटनर जैसे केस वाले दरोगाओं को भी वो लोग नियुक्त किए जा रहे हैं। तो देखिए, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है, मेरे हिसाब से जो मेरा अपना आकलन रहा है, असल में हमारे उत्तर प्रदेश की भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारी ही सो रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जब 2486 दरोगा प्रशिक्षु दरोगाओं को आपने ट्रेनिंग करवा दी, आपकी ज़िम्मेदारी थी कि मानक तय मानकों के अनुसार उनको नियुक्ति अभी तक हो जानी चाहिए थी। अगर विपरीत परिस्थितियों में कुछ बच्चे न्यायालय चले भी गए, तो भी इन बच्चों को पदच्युत करके रखे जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। उत्तर प्रदेश की लगातार कानून व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो रही हैं। ये कितनी भी बड़ी बातें कर लें, कितने भी बड़े पोल ढोंग कर लें, लेकिन सत्य यही है कि बलात्कार जैसी घटनाओं में वृद्धि, आम जनमानस में भय और सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पहली ऐसी अपरिपक्व सरकार मैं देख रहा हूँ, जिसके अधिकारियों के अंदर संवेदना ही नहीं है। एक तरफ तो पूर्व डीजीपी का मुझे एक वक्तव्य याद है, इसी तरह अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ एक वक्तव्य में उन्होंने स्वीकार किया था कि हमारे पास फोर्स की कमी है। जी। आप देखिए, एक तरफ पूर्व डीजीपी कहते हैं फोर्स की कमी है और मौजूदा डीजीपी ऐसे गंभीर विषय पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जी। जब अंततः ये बात मेरे पास आई, बच्चों ने मुझसे सुझाव मांगा, तो मुझे लगा कि देखिए, आपने वकील कर लिया, आपने सारे जो विधिक प्रारूप है उनको अपना लिया। अब एक ही चीज बचती है, पत्र सत्याग्रह।
पत्र सत्याग्रह का मेरा तात्पर्य ये था कि पीआईएल जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी स्टेपुलरी पावर होती है कि वो किसी भी पत्र को जनहित याचिका के स्वरूप में स्वीकार करते हुए उस पर चाहे तो तत्काल गंभीरतापूर्वक सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल। इसीलिए मैंने इन बच्चों से कहा कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आप अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से सीधे निवेदन करवाइए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीधे निवेदन प्रारूप रखिए कि भाई आपका भविष्य अधर में है। आज अगर किसी भी गंभीर परिस्थिति में किसी बच्चे का चरित्र पंजीकरण खराब हो जाता है या उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है या किसी भी तरह के गंभीर आरोपों में उसको अभियुक्त बना दिया जाता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी? बिल्कुल। क्या अभी तक जो बच्चे बैठे हुए हैं लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करके, जो भत्ते इनको मिलने चाहिए थी, तनख्वाह मिलने चाहिए थे, क्या सरकार तय करेगी, मानक तय होंगे कि वो सारे भत्ते और लाभ सुविधाएं इन बच्चों को दिए जाएंगे? क्योंकि इन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। ये तो अपना सारा कर्तव्य निर्वहन करने के बाद भी सरकार के इग्नोरेंस के शिकार है, जिसके कारण कि मुझे लगता है अपरिपक्व नीतियों के कारण ये आज घर बैठे हुए हैं। इनको तो थानों पे पदस्थ होकर आपके हमारे परिवारों की सुरक्षा के दायित्व का भार इनके कंधों पे होना चाहिए था। तब मैंने इन्हें सुझाव दिया कि आप लोग पत्र लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सीधे निवेदन करिए, क्योंकि स्टेपलर पावर उनके पास है कि वो चाहे तो इन पत्रों का संज्ञान पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एज ए जनहित याचिका के रूप में ले सकते हैं। जी, विजय जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि जो है भर्ती जो बोर्ड है उसकी वो खामी मान रहे हैं कि सोया हुआ है, कहीं ना कहीं संवेदनशील नहीं है। तो क्या लगता है कि भर्ती बोर्ड को जगाने के लिए आपका प्रयास कुछ कमतर रहा क्या? आंदोलन कई महीने से कर रहे हैं, आखिर क्यों भर्ती बोर्ड इतना सोया हुआ है? नहीं, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश मजबूत रही है कि किसी तरीके भर्ती बोर्ड या सरकार को हम अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकें। हम लोग लगभग 3 महीने तक हमारे यहाँ लखनऊ में धरना स्थल बना रखा है गवर्नमेंट ने, इको गार्डन में। हम लोग 3 महीने वहां बैठे हुए थे कि शायद सरकार सुने। और ऐसा नहीं कि हम केवल वहां बैठे थे, हम में से कुछ साथी डेली जाते थे भर्ती बोर्ड या मुख्यमंत्री आवास या बाकी जो भी मंत्री हैं, हम लोग सबसे मुलाकात करते थे इस चीज को लेके कि हमारी जो समस्याएं हैं इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। लेकिन हमारे साथ इतना असंवेदनशील व्यवहार हो रहा है, चाहे वो भर्ती बोर्ड की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, कोई भी हमारी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने ट्रेनिंग भी जो की थी, वो एक सशर्त नियुक्ति हुई थी, उस समय सशर्त ट्रेनिंग की गई थी, तो हमारी नियुक्ति भी कहीं से रोकी नहीं गई है। अगर भर्ती बोर्ड चाहे या सरकार चाहे या हमारे डीजीपी साहब इस पे थोड़ा सा इंटरफेयर करें, वो ध्यान दें इस पे, तो हम लोगों की कहीं से भी पोस्टिंग नहीं रोकी गई है। हम कहीं से भी कहीं ऐसा आदेश नहीं दिया गया है कि हमें घर पे बैठा ला जाए जी। यहाँ तक कि जब हम लोगों की पासिंग आउट परेड होनी थी तो उस समय केस चल रहा था, तो इस बिल्कुल मार विमर्श किया गया था कि इन बच्चों का क्या किया जाए। जी। और हम लोगों को बिना किसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हम लोगों को सीधा घर भेज दिया गया कि नहीं, आपका अभी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो आप तब तक जब तक इसका फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता आप लोग घर पे रहेंगे। अब पिछले 17 महीने हो गए हैं हम लोगों को घर पे बैठे हुए। अब ऐसा तो लगता है सरकार तो हम लोगों को भूल गई है कि हाँ, हमारे कुछ प्रशिक्षु दरोगा हैं जो घर पे बैठे हुए हैं। हम लोग जब मिलने भी जाते हैं तो सीधा यही बोल दिया जाता है, हाँ आपका मुद्दा तो संज्ञान में है, ठीक है देखते हैं इस पे कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसे कब होगी कार्रवाई? आप देखिए कि 10 महीने होने को आ रहे हैं ऑर्डर रिजर्व हुए जी। कहीं से कुछ प्रकार की कोई भी सरकार की तरफ से अभी तक बिल्कुल पहल नहीं की गई है। हम लोगों ने कई बार भर्ती बोर्ड पे या विधानसभा के पास घेराव किया, वहां पे अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की, तो वहां पे भी बोला गया ठीक है हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अरुण जी, लेकिन जी आज तक एक बार भी जी सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। अरुण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, जहां तक हमें जानकारी है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, जगहों को लेकर के कह चुके हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं इस जगह कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर के भी कह चुके हैं, शायद कि नियुक्ति हुई है? नहीं, हमारे बारे में मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कह चुका है कि 2486 दरोगा मिले हैं प्रदेश में, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि स्थानों में मिले हैं कि जिलों में मिले हैं। 2486 जो लड़के हैं जो उन्होंने साथ में ट्रेनिंग किया, वो घर पे बैठे हैं, उनको कहीं नियुक्ति नहीं मिली। अगर उनको नियुक्ति मिल चुकी होती तो हम लोग इस चैनल पर न बैठे होते, हम लोग फील्ड में अपनी जॉब कर रहे होते और लॉ एंड ऑर्डर का काम देख रहे होते। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार ने बिल्कुल भूल चुकी है कि हमने 2486 लड़कों को ट्रेनिंग भी कराया था। इसमें विडंबना की बात यह है कि हमारे जो साथी थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, अपना जॉब छोड़ के आए और यहाँ पे उनका 2 साल का लीन पीरियड खत्म हो गया है। अगर वो पुरानी नौकरी में जाना चाहें तो 2 साल का जो टेन्योर पीरियड है वो खत्म हो चुका है और एनओसी के बिना हम लोग जा नहीं सकते पुरानी नौकरी में, और एनओसी के लिए हमें 5 से 5.5 लाख रुपए देना पड़ेगा।
और ट्रेनिंग में हम लोगों को सिर्फ 35 रुपये मिलता था भत्ते के रूप में। 1 साल का ट्रेनिंग और 1.5 साल से घर बैठे हैं। 2.5 साल से हम लोग, हमारा मध्यम परिवार से जो बिलोंग करता है वो 5.5 लाख कैसे दे सकता है कि पुरानी नौकरी में जा पाए। तो सरकार ने तो इतना विवश कर रखा कि इस नौकरी में रखा नहीं और पुरानी नौकरी में जाने लायक नहीं छोड़ा हम लोगों को। जी उमाकांत जी, अभी हम देख रहे हैं चुनाव का माहौल अभी से दिखाई दे रहा है, नेता मंत्री बड़े बड़े मंत्री भी क्षेत्र में आ रहे होंगे, तो क्या आपके साथियों की तरफ से मंत्रियों से जो हैं उनसे मिलने का प्रयास किया गया, अपनी समस्या से अवगत कराया गया, और अगर कराया गया तो क्या कहना है, किसी ने कुछ कहा है इसको लेकर? नहीं, हमारी तरफ से हमारे साथी ने हर तरह का प्रयास किया था। ऐसा नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में या केंद्र सरकार के कोई भी मंत्री हो जिससे हमारे साथी लोग मिले ना हो, या कोई विधायक ऐसा नहीं है कि जिससे जो पद सत्ता पक्ष का है और विपक्ष का, ऐसा नहीं है। हम लोग विपक्ष में भी मिले हैं, सबसे मिले हैं। सबके द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि आपका मैं प्रयास कर रहा हूँ, और अभी तक इस पे जितना प्रयास किया गया कोई मतलब एक भी कदम आगे बढ़ नहीं पाया। हम लोगों ना कोई डेट आ रही है, ना कोई कुछ आ रहा है। सरकार तो भाई, नेता लोग क्या कहते हैं, उनके पास जाओगे बस कहेंगे आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग उसी में फंसे हुए हैं, जिससे मन का उससे जाते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, वो भी कहे कि 1 हफ्ते में आ जाएगा आप लोगों का। अब मुख्यमंत्री भी हम लोगों का वैकेंसी विधानसभा में भी बोल चुके हैं कि हम लोग नियुक्ति कर चुके हैं। विधानसभा में बोलने पे भी विपक्ष वाले थोड़ा बहुत उठाए थे, हाँ अभी नियुक्ति नहीं किए, लेकिन विपक्ष में भी वहाँ मौन था। तो उनको बोलना चाहिए था ना कि 2486 तो आपके धरने पे बैठे हैं, लेकिन विपक्ष भी वहाँ मौन था। विपक्ष को भी इस बात को उठाना चाहिए था, ना तो ये कांग्रेस वाले उठाए, ना तो सपा वाले उठाए। तो इस तरह सारी पार्टियां जो है केवल राजनीतिक मुद्दा बनाती हैं और ना इस पे कोई बात करती हैं। जी प्रियंका जी, जैसा कि विवेक जी ने चर्चा की शुरुआत में कहा कि संवेदनहीन कहीं ना कहीं विभाग नजर आया, लेकिन हम देखते हैं कि सरकार की प्राथमिकता में बेटियां हमेशा से रही हैं, हर मंच पर बेटियों की चर्चा होती है। हमने देखा कि आप आंदोलन में थी, बरसात का मौसम रहा, तब भी वहां पर जो है बच्चे अपना आंदोलन जारी रख रहे थे। तो क्या लगता है कि संवेदनशीलता नहीं है केवल दिखाने के लिए, मंच पर बोलने के लिए संवेदनशीलता होती है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हमारी आवाज उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालते हैं, आप लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, कि मैंने उनके विवाह के लिए इतना पैसा, इतना अमाउंट रखा है कि वो लड़की जी जी विवेक जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, शायद प्रियंका जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। विवेक जी, क्या लगता है आपको, अभी सब साथियों की आवाज भी जो बातें हैं वो आपने सुनी, आखिर आपको क्या लगता है कि नियुक्ति कब तक होगी, या फिर इसी तरीके से मामला बहुत लंबा चलेगा? चुनाव भी है, यूपी इलेक्शन है, क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले मिल पाएगी नियुक्ति, और क्या ऐसा रास्ता आपको नजर आता है जिसके तहत अब नियुक्ति मिले? देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, जो मैंने इनको एक मार्ग सुझाया था या सुझाव जो अपनी तरफ से दिया था कि आप लोग पत्र सत्याग्रह करिए, क्योंकि इतिहास भी अगर आप देखेंगे तो पत्रों ने बड़ी-बड़ी सरकारों को हिला दिया, और मैं कलम की स्याही पे बड़ा विश्वास करता हूं, बड़ा आदर्श मानता हूं। मैंने एक वाद है हमारे इतिहास में, यूके की कोर्ट का है, जैसे न्यायमूर्ति डेनिंग ने मैक राइटर बनाम इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी 1973 का ये मामला है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि यदि महान्यायवादी द्वारा मुकदमे में अनुचित या अयुक्ति युक्त रूप से विलंब किया जा रहा हो, जबकि मामला समुचित वाद से संबंधित हो, तो ऐसी स्थिति में जनता का कोई भी सदस्य, यहां तो ये पीड़ित है, उस स्थिति में जनता का भी कोई सदस्य न्यायालय के सम्मुख इसके बारे में स्वयं आवेदन प्रस्तुत कर सकता है कि महान्यायवादी द्वारा आवश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है, अथवा वह जानबूझकर कार्रवाई में विलंब कर रहे हैं, किंतु इसके बारे में आवेदन करने वाले व्यक्ति का पर्याप्त हित विद्यमान होना चाहिए। यहाँ तो 2486 बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा, सॉरी 2485, यहाँ तो 2485 बच्चों के अलावा 20-22 करोड़ जनता के कानून व्यवस्था का मामला लंबित है। बिल्कुल, आप इस बात को आपको समझना होगा कि यहाँ हम 2485 बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 20-22 करोड़ जनता जो है, इनके कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सामाजिक सुरक्षा के दायित्वों का भार जो है वो सरकार लेना नहीं चाह रही है जी। और ऐसी असंवेदनशील सरकार जो है, आप इसकी कार्यप्रणाली इसी से समझ लीजिए कि 2019 के, जहां तक मुझे याद है, हाँ 2019 के पुलिस स्मृति दिवस पे योगी जी ने बाकायदा मंच से इसकी घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश को हमने 2486 सब इंस्पेक्टर दिए हैं। जी।
तो इस वाद में ये स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति हित से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आवश्यकता समझने पे न्यायालय उस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके और लोगों का हित प्रतिरक्षित रह सके। आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो इन 4000 5000 पत्रों की संख्या को एक जनहित याचिका मानकर तत्काल रूप से इसका संज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन का आदेश दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में, तो तत्काल ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट से, रातों रात ये जजमेंट लेकर के आ गए थे अपने फेवर में। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की 20-22 करोड़ जनता जो है वो पुलिस से जुड़ी अपनी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था पर न सवाल उठाती है, न बात करती है, क्योंकि उसे कोई सरोकार नहीं है जी। वो चुनावी मोड में जा चुके हैं। आप देखिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब चुनाव की बातें कर रहे हैं। उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जिस तरह पूर्ववर्ती चुनाव में आपने देखा कि सड़क पे चीरहरण हो रहे थे, आज अगर हमारे ये जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर पदस्थ होते तो क्या वो चीरहरण होता? बिल्कुल। लेकिन इस बात को समझना होगा कि दायित्व का भार आपने कुछ सीमित लोगों के कंधों पर रख दिया है ताकि वो आपकी चाटुकारिता कर सके और आपके राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी पर्याप्त भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं अभी भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहें तो इन पत्रों को एक जनहित याचिका मानकर तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए इस जजमेंट को रिलीज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके फेवर में ही जजमेंट आएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि जजमेंट आपके विपक्ष में जाएगा, आपके विपरीत जाएगा, लेकिन कम से कम इन बच्चों को ये तो पता रहे कि हमें अब आगे इसके क्या करना है। यहाँ तो इन बच्चों का अधर ही, भविष्य ही इनका अंधकार में है, इन्हें पता ही नहीं है। कम से कम योगी जी को इतना तो पता है कि मुझे 22 के चुनाव लड़ने हैं। इन बच्चों को तो यही नहीं पता कि मुझे कल कौन सा दिन देखना पड़ेगा। आज अगर किसी मामूली घटना में इन बच्चों को फर्जी फंसा दिया जाए, एक उदाहरण लेते हैं, तो इन बच्चों की चरित्र पंजिका के आधार पर इनकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। बिल्कुल। और मानसिक उत्पीड़न से लेकर सामाजिक हनन जो इनकी मर्यादा का हो रहा है, परिवार जिस मानसिक उत्पीड़न की अवस्था से गुजर रहा है, क्या एक आदर्श परिवार की स्थापना राज्य सरकारों का कर्तव्य नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 19 के सब सेक्शन सारे जितने भी हैं, उसके साथ 20, 21, 22 कौन देखेगा? इनकी जिम्मेदारियां कौन तय करेगा? ये जिम्मेदारी है। और मुझे बहुत दुख होता है कि बड़े बड़े पत्रकार चुनावी कवरेज दे रहे हैं, वो बता रहे हैं ओपिनियन पोल क्या है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि सबकी पोल कहां से खुलेगी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। किसी को चिंता नहीं है कि 2400 बच्चे जो है ये उत्तर प्रदेश की ऋण के मजबूत करने का काम करते। आज उत्तर प्रदेश की दुर्दशा, बदहाली और जिस तरीके से लाचार कानून व्यवस्था सीमित संसाधनों में काम कर रही है, उसके जिम्मेदार कौन है? रिमोट से चलने वाले पूर्ववर्ती आईएएस, आईपीएस और जो मौजूदा व्यवस्था का हिस्सा है जी, वो रिमोट से संचालित हो रहे हैं। बिल्कुल। विजय जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी जो भर्ती परीक्षा इतने सालों से लंबित है, ज्वाइनिंग नहीं मिली, क्या उत्तर प्रदेश के भीतर अभी एसआई जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा, नई भर्ती परीक्षाएं निकल रही हैं? और अगर निकल रही है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब पहले कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई तो इनका भविष्य कितना सुरक्षित है? ये भी अपने आप में एक सवाल है कि ये बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, ये भी फिर इंतजार करेंगे 3-3, 4-4 साल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है कि एक भर्ती को 5 साल तो कम से कम खींचना ही होता है। और ये जो 2021 वाली परीक्षा हो रही है, इसका नोटिफिकेशन हमारे नोटिफिकेशन की तरीके ही दे रखा है। इनके पास भी नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा दे रखा है। अभी तो इनका एग्जाम करा ले रहे हैं, चुनाव का टाइम है, दिखा देंगे कि हमने 10,000 वैकेंसी निकाल दी, हमने इतने लोगों का एग्जाम करा रखा है। अभी इनका भी रिजल्ट बनेगा, फिर यही समस्या आएगी, क्योंकि अभी इसी बेस पे हमारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, रिजल्ट को लेके ही चल रहा है कि रिजल्ट किस बेस पे बनना है। जी बिल्कुल। उमाकांत जी, जिस तरीके से हम देश के अंदर देख रहे हैं कि कार्य नहीं होते लेकिन नाम बदल दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी कर दिया कि हाँ हमने तो नियुक्ति दे दी, केवल बोल दिया जाए, बदल दिया जाए और हो गया, बेरोजगार को रोजगार नाम दे दिया जाए। यूपी सरकार में फंसाने का काम चाहे जो सरकार होती है ऐसे करती है, पुराने कामों को बंद कर देती है, उसका नया नाम नया रूप दे देती है। जो लड़के हमारे ही साथ के लड़के जो 16 में थे 90% जॉब कर रहे थे, सरकार ने किया क्या? उनको उनकी पुरानी जॉब छुड़वा दी और नई जॉब लाके 3500 में ट्रेनिंग कराई। 12 महीने 3500 में ट्रेनिंग कराई, 10,000 खर्चा आता था। 80% लोग कृषि लोन लिए थे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं अपनी माँ के गहने बेच के ट्रेनिंग किए हैं, उनकी माँ भी एक्सपायर कर चुकी है। कोरोना काल उनके पास पैसा दवा के नहीं था। तो बताइए ये ऐसी सरकार क्या जरूरत है जो मतलब कहीं सुखी है उसको लाके आप अपने घर अपने यहाँ रोजगार दो, उसके बाद रोजगार में आप 12 महीना ट्रेनिंग कराओ, 3500 वेतन दो, उसके बाद लोन लेके लड़का पढ़े। इस समय
बैंक की जिल्लत समझे कि पूरे जो है बैंक की जिल्लत, समाज की जिल्लत। अगर ये बच्चा कुछ भी कर सकता है भाई, सशस्त्र सिखा हुआ है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त हैं, लेकिन अब हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त है तो धैर्य रखे हुए हैं, लेकिन जब बैंक वाले लोन मांगने आएंगे, हमारे घर कुड़की होगी या जो है हमारे घर दवा का पैसा नहीं रहेगा, हम पुराने पैसे खत्म कर चुके, तो हम भी कोई कदम उठा सकता है। अभी हमारे 2486 से इस समय 2484 बचे हैं। एक दो बच्चे और एक्सपायर कर गए हैं, क्योंकि लोगों से कांटेक्ट था नहीं, तो उनका कोई रिकॉर्ड है नहीं इस समय, तो एक आध दो बच्चे और एक्सपायर कर गए होंगे। तो इसलिए जो है सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। ये फंसाने का काम करती है। अभी यही 2021 को करेगी। बच्चे 90% कहीं नौकरी करते रहेंगे, आएंगे इनके यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, 3500 रुपया देंगे, पुरानी नौकरी भी चली जाएगी, नई नौकरी में फिर फंसाए रहेंगे। ये सरकार ये कार्रवाई छोड़े। और ये केवल एसआई में होता है, यूपी कांस्टेबल में नहीं होता। केवल एसआई वैकेंसियों में नौटंकी बनी है। चाहे जो आप जो है 1992 की वैकेंसी ले लीजिए, 2001 की वैकेंसी ले लीजिए, 2011 की वैकेंसी ले लीजिए, कोई भी ऐसा बैच नहीं है जो 8 से 10 महीना घर ना बैठा हो, क्योंकि ये केवल एसआई में ही लफड़ा ये लोग करते हैं। जी प्रियंका जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रियंका जी, अरुण जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। प्रियंका जी से कनेक्शन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। कार्यक्रम के अंत में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और जिम्मेदारों से जो इसके लिए जिम्मेदार हैं इस भर्ती परीक्षा में विलंब के लिए? मैं तो सरकार से एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि जो आपने 2486 कैडेट की ट्रेनिंग कराई है, उनको अतिशीघ्र जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ कराए, या तो कोर्ट के माध्यम से या फिर सशस्त्र नियुक्ति कराए। क्योंकि 24 यहाँ पे सिर्फ 2486 नहीं, 2486 परिवार सफर कर रहा है। आज हमारे साथ साथ हमारे परिवार और फैमिली वाले भी शादी ब्याह में जाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे भी 10 सवाल पूछे जाते हैं, आपकी बेटी क्या कर रही है, आपका बेटा क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ हमारी पूरी फैमिली सफर कर रही है। हम लोगों ने 12 महीने का ट्रेनिंग किया था, लेकिन ट्रेनिंग बाद आलम यह है कि हमारे कुछ भाई टाटा मोटर्स में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहे हैं, कोई स्विगी जोमेटो में डिलीवरी बॉय काम कर रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो हम सरकार से विनम्र निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग की नियुक्ति का रास्ता साफ करें। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से दरोगा भर्ती के वो युवा जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, लेकिन हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है दरोगा भर्ती का। साथ ही साथ विवेक कुमार जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को समझाया कि किस तरीके से, किनकी वजह से ये विलंब हो रहा है। और ये बात सिर्फ कुछ चंद दरोगाओं की नहीं है, बल्कि उतने कई लाख जो है नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है कि अगर आज ये ज्वाइन हो जाते तो उनकी सुरक्षा के लिए आते, आज ये तैनात होते। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, वो भर्ती परीक्षा को इतने सालों में नहीं करवा पा रहे। जहां बातें होती हैं कि हमने नाम बदल दिया, ये कर दिया, उसका ढोल और डंका पीटा जाता है, वहां पर इन दरोगा भर्तियों की ज्वाइनिंग का डंका नहीं पीटा जा रहा। वो डंका कैसे पीटे? क्योंकि नियुक्ति दी नहीं है। अगर दे देते तो शायद इसका भी डंका वो पीटते। हम तो बस यही कहेंगे कि कोई सी भी सरकार हो, इन युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, जिससे कि जनता की सुरक्षा कर सकें और अपने दायित्वों को निभा सकें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे एक अपील रहेगी कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मुद्दा सबके सामने आए। और ये देश की हकीकत है जो आपको राष्ट्र स्तर पर नहीं दिखाई देगी। आपको ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी कि आपका ध्यान मुख्य मुद्दों पर ना जाए। इसीलिए से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।